हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप में। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 रिकॉर्ड करा था, उसमें बहुत से टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे निकाली जाती है, मीटर क्या होती है, वोल्ट मीटर क्या होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, अगर नहीं देखे हो जाकर देख लेना, बहुत मजेदार था वीडियो। ठीक है, अभी पार्ट 2 कंटिन्यू करते, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ मैं क्या करूंगा ना, टेलीग्राम के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ डाउट आपको हो, कोई सी भी क्वेरीज आए तो वहां पर आओ, हमसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करो, सारे डाउट्स एक एक करके सॉल्व कर देंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं देखेंगे। पहले ओम्स लॉ क्या होता है, कि ओम्स ने कौन सा लॉ दिया, रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज में लगाए, पैरेलल में लगाए तो उससे क्या क्या वैल्यूज आती है रेजिस्टेंस की, वो देखेंगे। फिर देखेंगे फैक्टर्स की बात करेंगे कि भैया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, कि कौन से वैल्यू को बढ़ाने पे, कौन से वैल्यू को कम करने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है या घटती है, उसको देखेंगे एंड में। ठीक है, पहले ये सब टॉपिक्स कवर करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला ओम्स लॉ की बात करते हैं। देखो ओम्स ने क्या लॉ दिया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है दो टर्मिनल के अक्रॉस, दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी। देखो यहाँ पर नीचे दिया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से क्या है, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो हमारा कांस्टेंट टर्म आता है R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I और अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ का। अगर बात करें टेम्परेचर की ये देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, यहाँ पर क्या बताया गया, टेम्परेचर भी सेम होनी चाहिए आपकी। ओम्स लॉ की जब बात कर रहे हो, ये जो भी फॉर्मूला निकल के आया है, टेम्परेचर जब तक सेम ना होना आपकी, V इक्वल टू आई निकल के आ ही नहीं सकती, टेम्परेचर सेम होगा तभी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो हमने देखा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आर आई है, रेजिस्टेंस होती है, वो क्या करती है, हमारी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट कर रही होती है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्ट करना, उसको रोकना, अपोज करना, तो रेजिस्टर का काम है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करना। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से, आप देख पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जो भी मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसको समझते हैं अच्छे से डेफिनेशन से कि 1 ओम क्या होता है। अगर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के अक्रॉस 1 वोल्ट हो और उस दो टर्मिनल के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तब जो आपकी रेजिस्टेंस आती है उसको बोलते हैं 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम इज दी 1 volt of potential difference which is created when 1 ampere of current is passed through it, that is known as 1 ohm। ठीक है, बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से। रेजिस्टेंस बता दिया मैंने, क्या रेजिस्टेंस क्या, इट इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल। किसी मटेरियल से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को कम करेगा हमारा एक ऐसा फैक्टर जो रेजिस्टेंस है, जो हर एक मटेरियल में ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन हर एक मटेरियल में ये होता ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर गुड कंडक्टर्स की बात करें, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई गुड कंडक्टर्स आर गुड, दे बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो होते हैं हमारे लो रेजिस्टेंस वाले। ठीक है, अगर बात करें रेजिस्टर की, तो मैंने बताया रेजिस्टर क्या है, कि ऐसा कंडक्टर जिसमें एक एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस हो, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का देखने को मिले, तो हमारा रेजिस्टर कहलाता है। बात करें पुअर कंडक्टर्स की, तो ये ऐसे होते हैं जिनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। देखो पुअर कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट ना करे, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स जाने ना दे, मतलब क्या, उनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जाने नहीं देगा। अगर बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर्स ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हायर रेजिस्टेंस। तो देखो पुअर कंडक्टर्स क्या हो गए, जिनके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहा है। और हमारे इंसुलेटर्स वो है जिनकी रेजिस्टेंस पुअर कंडक्टर से भी ज्यादा है, तो उनमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और भी कम जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो कुछ रेजिस्टेंस हमारे फिक्स्ड होते हैं जैसे रजिस्टर के केस में, और कुछ रेजिस्टेंस हमारे होते हैं वेरिएबल, जो चेंज करते रहते हैं। अगर हमको रेजिस्टेंस वेरी करवाना है, किसी सर्किट के अक्रॉस, दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस को वेरी करवाना है, तो आपको लगाना पड़ेगा रियोस्टैट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रियोस्टैट। ये क्या है, ऐसा डिवाइस है, इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करते रहो, किसकी हेल्प से, रियोस्टैट की हेल्प से। बेसिकली क्या है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर में नॉब लगा हुआ रहता है, उसको स्लाइड करवाते रहते हैं आगे पीछे करके, तो अलग अलग वैल्यूज पे क्या है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो अब बात करेंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन की। रजिस्टर है, दो तीन रजिस्टर्स को हमने लिया, उसको लगाया सीरीज में, फिर देखेंगे रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस में क्या चेंज देखने को मिलता है। पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या है, दो चार रजिस्टर को लगा दिया और उससे रेजिस्टेंस में क्या चेंज देखने को मिला, वो देखते हैं। पहले आप ये समझ लो, जब भी आप सीरीज में लगाओगे रजिस्टर्स को, मान लो 2 या 3 लगाए हो, तो उससे क्या, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हमको पता है वी ऑलवेज प्लेस एमीटर इन सीरीज विद द सर्किट। तो सर्किट में सीरीज में लगाते हैं एमीटर को, और हमने क्या करा, सीरीज में रेजिस्टर्स भी लगाए हैं, तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा
वो सेम होगी। ये कैसे पता करेंगे, एमीटर लगा दो, जाके सीरीज में एमीटर लगा दो तो देखोगे क्या कि उस टर्मिनल के अक्रॉस एमीटर में रीडिंग सेम आ रही है। मतलब क्या, जो करंट फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक बीच में जितने रेजिस्टर्स थे उन सारे में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये देखो सीरीज कनेक्शन की बात की है। यहाँ पे देखो R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, हमने एमीटर लगाया सीरीज में, यहाँ देखो सीरीज में मीटर लगा दिया और उसके नीचे देखो क्या पैरेलल में लगाया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक्स और वाई जो पॉइंट दिख रहा है R1 R2 और R3 इसके अक्रॉस एक्स और वाई पॉइंट दिख रहा है, उसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमारा मेजर करेगा वोल्ट मीटर। और जो मीटर है उसको लगाया हमने सीरीज में ताकि मेजर करे वो कितना करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट, उसको बताएगा वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सीरीज में लगा तो दी है रेजिस्टेंस को, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। क्या रेजिस्टेंस बढ़ती हुई दिखेगी या रेजिस्टेंस कमती हुई दिख रही है, कब, जब आपने तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में जाकर लगा दिया। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पर क्या देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर। यहाँ पर देखो क्या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है हमारा, जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V2 क्या है सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और V3 क्या है थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखो थोड़ा समझा दे अच्छे से, ये देखो हाँ यहाँ पे ये देखो, यहां से क्या है आपकी आई अमाउंट ऑफ करंट गई है, देखो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, समझाते हैं अच्छे से। ये देखो आपकी बैटरी इधर है, हाँ अब यहाँ से क्या आई अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, ऐसे गई गई गई। अब देखो क्या है यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होती है लेकिन सीरीज कनेक्शन में आपकी वोल्टेज अलग अलग होती है। यहाँ देखो क्या है, इस दो टर्मिनल के अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा V1 और यहाँ पे 0 पोटेंशियल की बात करें, इस टर्मिनल पे बनेगा R2 के अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या बनेगा पोटेंशियल V2 और यहाँ पर कितना बनेगा पोटेंशियल 0 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो तो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 माइनस 0 इक्वल्स टू V1, R2 के अक्रॉस कितना है V2 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, और R3 के अक्रॉस कितना है V3 माइनस, इसको V3 कर दो, V3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीनों V1 V2 V3 क्या है, R1 R2 R3 इंडिविजुअली तीनों की क्या है वोल्टेज गिवन है। चलो और देखो क्या है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे ना, वी रिप्लेस द थ्री रजिस्टर्स जॉइन इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर। जो तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1 R2 R3, इनको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों के बराबर उसका रेजिस्टेंस होगा। और क्या है जब आप रिप्लेस कर रहे हो रेजिस्टेंस को तो मेक श्योर वन थिंग, जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस थी और जो करंट फ्लो कर रही थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाया उसकी जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसके अक्रॉस जो करंट जा रही है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। अब ये देखो जस्ट अ सेकंड, इसको समझाते हैं अच्छे से। हाँ ये देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर, ये इसको मान लो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर इंडिविजुअली बात करें R1 R2 R3 जो आपके पास था, इंडिविजुअल लगाते हैं उस पे ओम्स लॉ, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा V1 इज इक्वल टू आई R1। देखो I तो सबके लिए सेम है, देखो आई R1 आई R2 और आई R3 ये तीनों क्या है आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू है फॉर थ्री रजिस्टर्स इंडिविजुअली। देखो I तीनों में सेम है ना, करंट जैसे मैंने बताया करंट सब में सेम है, तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है तो R1 R2 R3, और तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है तो V1 V2 V3। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहां से देखो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली IR, इसकी वैल्यू आ जाएगी IR इज इक्वल्स टू V1 कितना है IR1, इसका हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो यहां से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा मेरा अल्टीमेटली जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप क्या देख रहे हो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का समेशन करने पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि सीरीज कनेक्शन में आपकी रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती हुई दिखती है। ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकल के आया। और देखो यहां से क्या है, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज कांस्टेंट जो मैंने बताया, आप देखो क्या है, अगर आप चाहोगे ना इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट करने सीरीज में, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, देखो सीरीज में आप वही अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हो जो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करे। इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है कि कम से कम, जैसे मान लो कोई अप्लायंस लेट से 2 या 3 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है और कोई अप्लायंस लेट से
4 4 5 5 6 6 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है। आप सोचो कि दोनों को लगा दे सीरीज में, दोनों वर्क करेगी? बिल्कुल नहीं वर्क करेगी। अब दोनों के अलग अलग नीड है, एज बिकॉज करंट सेम फ्लो करना होता है सीरीज में, तो दोनों काम करेगा ही नहीं। तो आपको उन अप्लायंसेस को लगाने हैं सीरीज कनेक्शन में जो सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करें। तो आप अगर सोचो कि इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को लगा दे सीरीज में, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, आपका दोनों में से कुछ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। Therefore it is impractical to connect electric bulb and electric heater in circuit, ठीक है। आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज हमने देख लिया, कनेक्ट नहीं कर सकते। और थोड़ा सा देख लो, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल। हाँ वही बात है, आपने 2-4 कंपोनेंट को लगाए सीरीज में, लेट्स से वो सभी के सभी क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करते हैं, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, सभी क्या 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो क्या है, अगर चारों में से कोई एक सा भी अप्लायंस आपका वर्क करना बंद कर दिया, ठीक है, दैट कंपोनेंट फेल्स टू वर्क, तो क्या होगा, उसके फेल होने से जितने भी अप्लायंस आपके रन हो रहे थे वो सब रन होना बंद हो गए। कैसे, देखो यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझा दे, समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ये देखो, अगर यहाँ बताऊं मैं, ये देखो लेट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे लेट से बैटरी से, ठीक है, यहाँ बैटरी से लगा दिया। अब देखो क्या है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका क्या है R3। अब यहाँ से क्या है, देखो आई, अब यहाँ से लेट से आई करंट गया, सब में आई जाएगा, करंट सब में सेम। अब अगर ये आपका वर्क करना फेल हो गया, तो देखो क्या, करंट यहीं पे रुक गई, करंट आपकी यहीं पे रुक गई, यहाँ से तो आगे जा ही नहीं पाई। अब ऐसे बिकॉज करंट को क्या है, फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ मिलना चाहिए, सर्किट उसको मिलना चाहिए। अब उसको क्लोज्ड पाथ मिलेगा ही नहीं, जब यहाँ पे सर्किट ब्रेक ही हो गई तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगी, तो बाकी 2 में तो करंट पहुंच ही नहीं पाई है ना। तो आपने क्या देखा, एक के फेल होने से बाकी दूसरे वाले भी क्या है, दूसरे और तीसरे वाले वर्क करना बंद कर दे रहे। इसलिए क्या है, सीरीज कनेक्शन में ये बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर कोई सा भी कंपोनेंट चलना बंद कर दिया ना भैया, तो सारे के सारे क्या होंगे, वर्क करना बंद कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन देख लिया, सीरीज कनेक्शन में क्या देखा कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आती है, इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो कि बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखेंगे पैरेलल कनेक्शन, देखो यहाँ पे क्या है, R1 R2 और R3 तीनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में है। एंड ऑब्वियसली जो वोल्ट मीटर लगा है वो भी क्या है, पैरेलल में। देखो वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल में ही लगेगा, ठीक है। जो हमारा एमीटर लगा है वो लगा है सीरीज में, यहाँ पे की दिख रही है आपको, और क्या दिख रहा है, बैटरी दिख रहा है। देखते हैं इस केस में जो है आपकी रेजिस्टेंस जो आएगी वो क्या बढ़ती हुई आएगी या घटती हुई, देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो जो टोटल करंट होता है वो क्या है, सब में बढ़ जाएगा। देखो यहाँ समझाते हैं, ये देखो जस्ट अ मिनट। हाँ इधर देखो, जो आई करंट यहाँ से आ रही है, ये रही, हाँ ये आई करंट यहाँ से गई, यहाँ पर आई करंट पहुंच गई। अब देखो ये आई करंट तो बटेगा ना, देखो यहाँ पर चला जाएगा I1, यहाँ पर चली जाएगी I2 और यहाँ पर बढ़ जाएगी I3। तो आपने क्या देखा, एक आई करंट जो है 3 भागों में बढ़ गई, I1 I2 और I3 बढ़ती हुई दिख रही है आपको ना। दैट इज वाई इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन योर करंट चेंजेस। सीरीज में क्या था, करंट सेम था सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस, पैरेलल में क्या है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस आपकी करंट चेंज हो रही है। बट हाँ यहाँ पे एक चीज फिक्स हो जाएगी, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी 3 रेजिस्टर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज VVV। सारे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आगे देखते हैं, चलो अब निकालते हैं कुछ वैल्यूज को। चलो अब देखो यहाँ से क्या है, हमने यहाँ पर भी सेम चीज करा। हमने क्या करा, जो तीनों रेजिस्टर्स है उसको हटा के एक सेपरेट रजिस्टर बनाया, जिसको नाम दिया इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसकी रेजिस्टेंस जो है इन तीनों के बराबर है। और जो इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थी, जो करंट फ्लो कर रही थी, वो भी सेम इक्विवेलेंट रजिस्टर के अक्रॉस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलो निकालते हैं वैल्यूज। यहाँ पे I इज इक्वल टू V अपॉन R, हमको ओम्स लॉ से ये चीज पता है। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल लगाते हैं सारे रेजिस्टर्स पे इंडिविजुअल लगाते हैं ओम्स लॉ, और पता करते हैं वैल्यूज क्या आएंगे। देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सेकंड वाले के लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन I2, और थर्ड वाले के लिए I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है ना, VVV, करंट सब अलग अलग है, तो I1 I2 I3, और सबकी रजिस्टर अलग अलग है, तो R1 R2 और R3। अब देखो यहाँ से क्या है, अब देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके बता दूं अच्छे से। हाँ ये देखो अगर बात करें इक्विवेलेंट रजिस्टर की, यहाँ से इस वाले वैल्यू से, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये R कौन सा है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली, और यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी I इज इक्वल टू, अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या I1 क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू आपकी गिवन है V अपॉन R1, I2 कितनी है, V अपॉन R2,
और I3 कितनी है, V अपॉन R3। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपकी ये देखो V और यहाँ से ये तीनों V सब कॉमन है। जब V को कॉमन निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगी आपको, 1 अपॉन R, दैट इज 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा that the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistors joined in parallel is equals to the sum of the reciprocal of individual resistance। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करो, उसके सम लाओ एंड देन आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां पर क्या है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, अगर पैरेलली आपने रेजिस्टेंस को ज्वाइन करा है तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगी दैट सीम्स टू बी डिक्रीज्ड। क्यों, रेसिप्रोकल आ गया ना। वहां पे क्या था, सीरीज वाले में क्या था, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस सारे का ज्वाइन हो रहा था तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ रही थी। यहाँ पर क्या है, आपकी टोटल रेजिस्टेंस या बोलो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट रही है ना। दिस इज द डिमेरिट ऑफ पैरेलल सर्किट। ठीक है, इसका एक फायदा ये है, अगर एक साथ में दो तीन गैजेट्स ऐसे हैं जिनकी अलग अलग रेजिस्टेंस है एंड दे ऑपरेट एट डिफरेंट करंट, उनको क्या ऑपरेट होने के लिए किसी को हो सकता है 2 एम्पियर चाहिए, किसी को 5 एम्पियर, किसी को 10 एम्पियर, तो अलग अलग एम्पियर्स पे क्या है, तीनों सर्किट आपकी आपके तीनों गैजेट्स ऑपरेट करेंगे और तीनों की क्या है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर उन तीनों आपने तीनों गैजेट्स को लगा दिया पैरेलल में तो दे विल वर्क वेरी वेल। ठीक है, तो पैरेलल का ये भी एक फायदा होता है। और देखो क्या है, चलो हमने क्या देखा अभी तक हमने देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से ओम्स लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन एंड इन आल्सो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। अब देखेंगे फैक्टर्स पे कि ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स है जिन पे आपके रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। एक फॉर्मूला पकड़ लो यहाँ से, वो क्या होता है बता दूं, ये देखो पीछे आपको बताई गई है, तो बता दे रहा हूं, ये वाली देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड ऑल्सो देखो ये आपने ओम्स लॉ से देखा था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक और फॉर्मूला पकड़ लो यहां से, वो ये होती है R इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, दैट इज इनवर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है अगर उसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी मोटाई बढ़ा दोगे तो उसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स दिए गए, कौन कौन से फैक्टर्स है, ऑन लेंथ, ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे आपके रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। चलो आगे देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। जो मैंने बताया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एंड तो इसका देखो यहां से क्या निकल जाएगा अल्टीमेटली, अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, है ना। ये हमारा रो क्या है, रो ओवर हियर इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हाँ अगर मैं यूनिट की बात करूं, जो रेजिस्टेंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। अगर बात करें रेजिस्टिविटी की, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल टू मटेरियल आपकी क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आपने देखा अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, ये दो फैक्टर्स आपने देख लिया, आगे देखते हैं। चलो अब अगर यहाँ बात करें मेटल्स की और एलॉयज की, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बात करें तो मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी कम होती है ना, कम होती है। देखो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर और 10 टू द पावर -6 ओम मीटर एंड दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स। मेटल्स क्या क्या होते हैं, मेटल्स और एलॉयज दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है ना, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अब सोचो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, अगर रो हो गया बहुत कम तो R भी कम, रेजिस्टिविटी घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। रेजिस्टेंस का घटना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली पास होने देना। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली पास होंगे मतलब क्या, वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स और हमारे मेटल्स और एलॉयज बिल्कुल अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। बात करें इंसुलेटर्स की, जैसे रबर्स हो गए, ग्लास हो गए, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। देखो यहाँ पे 1012 से लेकर 1017 ओम मीटर, इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है उनकी। इसलिए क्या है ना, रबर्स में या ग्लास में से आपके इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को पास करवाना बहुत ही मुश्किल है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उनकी। ठीक है ना, एक और फैक्टर यहाँ, एक और बात पकड़ लो, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है दैट वेरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे इससे आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। किसी केस में बढ़ती हुई दिखाई देगी, किसी केस में कम होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। चलो आगे देखते हैं।
अब देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। अब देखो एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज ज्यादा मिक्सचर ऑफ मेटल्स ना, तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करोगे तो एलॉय मिलेगा। अब देखो मेटल से क्या होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर दो तीन मेटल्स को जोड़ दिया तो इंडिविजुअली सबका मिलाकर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी ना, एक मेटल की रेजिस्टिविटी कम है, इस तरीके से सारे की कम है दो तीन मेटल्स की, लेकिन सबको जोड़ दिया तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए अभी क्या है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ठीक है, एक और यहाँ पे बात पकड़ लो एलॉयज के बारे में, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइजेस रेडली एट हाई टेम्परेचर। देखो आपको पता होगा ना, अगर बात करें मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे बात करूं इलेक्ट्रिक आयरन की या टोस्टर्स वगैरह की बात करूं, उनके जो कॉइल होते हैं ना डेट आर मेड अप ऑफ एलॉयज। व्हाई? बिकॉज एलॉय की प्रॉपर्टी है कि उनकी रेजिस्टिविटी एक तो ज्यादा होती है एंड ऑल्सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइजेस या बर्न्स इजिली। तो आप सोचो अगर इजिली बर्न नहीं करेगा, अगर इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जल्दी पिघलेगा भी नहीं। इसका मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज आर वेरी हाई। तो बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तब जाके ये मेल्ट होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन में ज्यादा हीट भी पास करा जाए तो उससे एलॉयज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको पिघलने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, उससे एलॉय को हम यूज करते हैं एज अ कॉइल इन आर इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स। ठीक है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर। चलो और आगे देखते हैं, टंगस्टन की बात करूं, टंगस्टन का आपको पता होगा इट इज अ मेटल एंड यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी क्या है, बहुत ज्यादा हीट जाने हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फिलामेंट, उसकी जो फिलामेंट होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब क्या है, गर्म भी हो रहा है, अब उसको पिघलने भी नहीं देना है। अगर पिघल गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, अल्टीमेटली मेरा बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, लेकिन बल्ब को तो ग्लो करवाना है, उसलिए यूज करते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। एज लाइक एलॉयज की बात करते थे, टंगस्टन हमारी मेटल होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, तो अगर इसको यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेल्ट होगी नहीं जल्दी, इसका मतलब वी कैन यूज इट इजिली। तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करिए, दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। अब देखो क्या है, आपको कॉपर एल्यूमिनियम दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे मटेरियल का यूज करा जिससे कंडक्टिविटी बहुत अच्छी इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत दूर तक ट्रांसमिशन करा पाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़िया है, इसलिए एलॉयस और कॉपर एल्यूमिनियम का यूज करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाते जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें, फिर इतना ही रखते हैं। चलो बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद पार्ट 3 लाएंगे फटाफट से, पार्ट 2 खत्म कर लिया, इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है। उसमें देखेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह क्या होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होती है, किस तरह से उसके अप्लायंस, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या, उसे कवर करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखेंगे और बहुत कुछ देखने को है। इस तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, आपका प्यार मिलते रहे हमको ऐसा ही, और आपकी आशीर्वाद के साथ ऐसे नए नए वीडियो हम लाते रहे। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।